गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब आज हम लोग करेंगे स्टार्ट अपना पहला टेस्ट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन में क्या था टॉपिक आपका इंडियन हिस्ट्री और आपका छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। तो पहले मैं आपका छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी डील करूंगा यहाँ पर और देखेंगे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी मेंस के लिए इसका सिलेबस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमको सिलेबस अंडरस्टैंडिंग चाहिए और सिलेबस के साथ साथ हमको क्या क्या चीज़ों को देखना होगा, स्पेशली वो कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स रिक्वायर्ड होंगे मेंस पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स के लिए बात अलग होती है, लेकिन मेंस के लिए जब आप जाओगे तो आपको आंसर्स लिखना है, उसको एक अच्छे इंप्रूव्ड वे में लिखना होगा और साथ ही साथ कंटेंट राइट होना चाहिए। कंटेंट राइट से मतलब ये होता है जो बुक का लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपके आंसर्स में रिप्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो वहां पर आप ब्लफ मत करो, समझ आ रहा है। तो वो ब्लफ कैसे नहीं करेंगे, वो कौन से सेक्शन को पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है उसको समझेंगे सिलेबस से। पहली बात तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस के इंपॉर्टेंस पे। सिलेबस का इंपॉर्टेंस मतलब जो कंप्लीट आपका सातों पेपर के लिए जो सिलेबस दिया है। अभी प्रीलिम्स में आपका बात अलग हो जाता है, पर अगर हम मेंस बात करें तो ये सिलेबस, ये एग्जाम निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई रोल प्ले करेगा तो वो करेगा सिलेबस। सिलेबस के बाहर एक लाइन भी मत पढ़ना, स्पेशली मेंस के लिए। प्रीलिम्स में आपको पढ़ना है लेकिन मेंस में सिलेबस के बाहर एक लाइन नहीं पढ़ना। और सिलेबस के अंदर पढ़ना मतलब सिलेबस के हर कंटेंट का एनालिसिस होना चाहिए, सिलेबस के हर कंटेंट का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कोई कंटेंट देता हूं मैं सिलेबस के बीच से उठाकर किसी भी टॉपिक का, हम लोग चलते हैं पेपर जैसे ज्योग्राफी आज डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। तो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में अगर हम सिलेबस की बात करें और ज्योग्राफी के सिलेबस में से हम एक टॉपिक उठा लेते हैं छोटा सा, वेजिटेशन। क्या उठा रहे हैं? वेजिटेशन, ठीक है। वनस्पति और वेजिटेशन वहां पर लिखा है एक टॉपिक, पर उस टॉपिक में वेजिटेशन टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से डेवलप करना है, इसके सब पार्ट्स कितने हैं सिलेबस ने मेंशन किया है, पर इसका डिग्री ऑफ डेप्थ कितना होगा स्टडी का, आपको किस लेवल तक वेजिटेशन को पढ़ना है वो समझना होगा। क्योंकि क्वेश्चन का नेचर क्या था, अगर आप पढ़ रहे हैं वेजिटेशन, आप पढ़ ली कि हाँ छत्तीसगढ़ में 11 सेंचुरीज हैं और नाम पढ़ लिया और प्रीलिम्स में चले गए देने। और खैर इस साल का प्रीलिम्स में तो सेंचुरी के नाम से काम नहीं होता, ठीक है। अभी आपने देखा है कि पूछा क्या है, कांगेर घाटी की डायमेंशन को भी दे दिया ऑप्शन में कि कहां से कहां तक उसका एक्सटेंशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में आ गए। और मेंस का अगर आप देखेंगे स्पेशली वेजिटेशन पे क्वेश्चन, जो आपका वेजिटेशन पे, तो एक बार क्या पूछा है, डिस्क्राइब, आपको क्या करना है, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ बादलखोल। ये नहीं पूछा है बादलखोल अभ्यारण्य कहां है, बादलखोल अभ्यारण्य की विशेषताओं को बताइए। तो अब क्या विशेषता बताएंगे, विशेषता जनरल बुक से पढ़ेंगे क्या लिखेंगे, बादलखोल अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का छोटा अभ्यारण्य है, खत्म विशेषता। पर बादलखोल अभ्यारण्य की विशेषताओं में आपको कहां आना होगा कि हाथी का जो पूरा कंप्लीट कॉरिडोर है छत्तीसगढ़ में बादलखोल से स्टार्ट होता है। बादलखोल की विशेषता होगी कि वो सबसे ठंडे इलाके में छत्तीसगढ़ का, अगर देखेंगे अभ्यारण्यों में तो वहां पर पशु और पक्षी जो मिल रहे हैं वो डिफरेंट हैं बाकी जगह से। वहां पर अलग अलग प्रकार के वनस्पति मिल रहे हैं, स्पर्शगंधा देखें, मुसली देखें, तो उनको हमको पढ़ना है यहाँ पे, समझ आ रहा है। तब वो आंसर को आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ आंसर पे अच्छा कर सकते हैं। बजाय फिर तो आप क्या करोगे, सिर्फ लिख दोगे छोटा अभ्यारण्य है, जसपुर जिले में है। कुछ लोग लिख देंगे, ज्यादा पता होगा तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में है। ये तो तरीका होता है ना आंसर राइटिंग का, कि बादलखोल के बारे में लिखने बोलूंगा तो आप क्या लिखोगे, 2 लाइन के बाद रुक जाओगे। और लिखने के लिए क्या होगा, बादलखोल अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के इस भाग में है, इस जिले में है। कुछ लोग लिख देंगे उस अभ्यारण्य के बगल में एक और अभ्यारण्य है, ठीक है, कांगेर नदी भी है वहां, गोपद नदी भी है, सॉरी आपका क्या है कांगेर और मैनी नदी। तो कुछ इस तरह, कांगेर नहीं आपका कन्हार, कई लोग का मुंह बन जाता है कांगेर बोल दिया सर, कन्हार है, ठीक है ठीक है, अरे हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, क्लियर है, वो कन्हार है चलो ठीक है, कन्हार है वो। तो आपको ये चीज़ों को देखना होगा कि वेजिटेशन और वो जगह को किस तरह से डीप में पढ़ना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले हम लोग सिलेबस को, किसी भी सब्जेक्ट के पहले सिलेबस को। और दूसरा, ये आदर्श वाक्य है, किसका, मेरा, ठीक है, गांधी जी और इन लोग का नहीं, मेरा आदर्श वाक्य है। और ये आदर्श वाक्य जितने लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए क्या है, सिलेबस को आप जितने बार देखते हैं सिलेबस छोटा हो जाता है। इधर साइकोलॉजिकली वो नहीं, कंटेंट कम नहीं हो जाएगा। सर पिछले बार देखे थे 25 टॉपिक था, 24 हो गया, तो टॉपिक 25 रहेगा, पर उस 25 टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कम से कम सिलेबस को ही 5 से 7 बार पढ़ें, सिलेबस के कंटेंट को पढ़ें, उससे क्या होगा, वो सिलेबस आपको छोटा लगने लगेगा। और ये होता है, ये साइकोलॉजिकली होता है। और जो हमारे क्लास में बैठे हैं तो हुआ था, बहुत लगता है ये चीज़ें
कि टॉपिक छोटी सी है, इतना सा ही ज्योग्राफी क्यों इतना पढ़े। पर आप अगर सिलेबस को नहीं समझते तो आपको कभी भी उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते। तो इस वाक्य को लिख लेना पहले, सिलेबस को जितने बार देखेंगे उतना छोटा हो जाएगा सिलेबस और उतनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं। सिलेबस को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को खाली डिकोड करना मतलब ये नहीं होता कि सिलेबस के ऊपर लिखा क्या उतना बस आपको पता हो। डिकोड करना मतलब होता है कि उसको पढ़ना कैसे है, उसको हम लोगों को तैयार किस वे में करना है। और पुराने साल के जो पेपर्स हैं 2012 से लेकर 18 तक जितने भी CGPSC के एग्जाम हुए हैं उसका मेंस का पेपर आप लोग पहले कलेक्ट करिए और पेपर में देखिए कि ज्योग्राफी का ट्रेंड कैसा रहा है। ट्रेंड मतलब क्वेश्चन को किस नेचर में पूछा जा रहा है। तो आपको समझ आएगा कि 2 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 8 में कैसे बन सकता है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 15 में कैसे बन सकता है। ठीक है, तो उसको भी समझना है। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को क्या देखना है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। ठीक है, अब यहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग क्लास में, उनसे ही पूछते हैं तो देखते हैं एकदम बेसिक सब आपका सिलेबस का नॉलेज है कि नहीं। सौरभ बताओ किस पेपर में है ज्योग्राफी और कौन से पार्ट में है? पेपर 5 पार्ट तो 1 में क्या है उसके? इंडियन ज्योग्राफी। ये देखो ये होने वाला है। इकोनॉमिक्स का है फिर? तो आप लोग जो YouTube में ऑनलाइन देख रहे हैं या घर पे बैठ के देख रहे हैं, सिलेबस याद कर लो पहले। ठीक है, तो ये कहां पर आपका पेपर किसमें मुकेश? पेपर 5 और पार्ट 3। गुड। सो पेपर 5 पार्ट 3। तो मेंस की तैयारी शुरू हो रही है अब यहाँ से। कुछ लोग घर में हैं अभी भी, अभी वो 1 मार्च को आएंगे, फिर वो भी बताएंगे पेपर 1 पार्ट 1 में है हमारे इंडियन ज्योग्राफी। फिर उनको बताया जाएगा पेपर 1 तो ऐसे हो रहा है, ये लैंग्वेज हो रहा है। ठीक है, खैर वो चीज़ ये हटाते हैं। तो ये क्या हो गया, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए किस पेपर के लिए पढ़ रहे हो, तभी कंटेंट को सीज कर पाओगे, फ्रीज कर पाओगे कि इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पेपर आपका 5 पार्ट 3 में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। और छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के सिलेबस को देखेंगे तो अगेन वही चीज़ें हैं। आपका कुछ पार्ट यहाँ पर देखो, तीनों सेक्शन से क्वेश्चन को इक्वली पूछा गया है। अगर देखेंगे तो इसके 3 सेक्शन है, तीनों से इक्वली पूछा गया है। 3 सेक्शन कौन से हैं? एक है आपका भौतिक भूगोल जिसको हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा क्या है आपका मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, और CGPSC का ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मैं सच बात बता रहा हूं, अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल के क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन का नेचर बहुत ही अच्छा है। और उसके लिए आपको अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है, सबसे ज्यादा किस जिले में है, इतना ही पढ़ लिए। पर उस सेंसस को एनालिसिस फॉर्म में पूछा जाता है मेंस पे 4 और 8 मार्क्स पे, फिर आप उसको लिख नहीं पाओगे। छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में अधिक जनसंख्या जो डेंसिटी है वो क्यों है बजाय बाकी दोनों भाग के, तो आप जनरली बोल दोगे कि ठीक है जो रिसोर्स बेस है उसके कारण, पर इसको लिख के आना, 15 मार्क्स में समझाना। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन ट्रेंड छत्तीसगढ़ में, मैं बोलता हूँ आपको पॉपुलेशन ट्रेंड को समझाइए। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्लास में बैठे हैं जो यूट्यूब सुन रहे हैं लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ में आपका क्या है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या का आपको क्या बताना है, ट्रेंड बताना है। राइट डाउन द पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, और पॉपुलेशन ट्रेंड कब से? सिंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जब से राज्य का गठन हुआ है, मतलब 2001 से लेकर 2019 तक, कि किस तरह से पॉपुलेशन ट्रेंड रहा है छत्तीसगढ़ का। अब ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरह से डील करेंगे मेंस पे? 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब उसको आपको कैसे डील करना है उसको भी सीखेंगे अभी। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये ह्यूमन ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा आपका क्या है टेक्निकल हो जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, यहाँ से आप क्वेश्चन बना लेंगे टॉपिक पढ़ेंगे तो, पर इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होगी। और तीसरा आपका क्या है, आर्थिक भूगोल जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है CGPSC का, सबसे इजीएस्ट पार्ट अगर हम देखते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस में तो ये क्या है, आर्थिक ज्योग्राफी। और इसका फायदा आपको 2 सब्जेक्ट में मिलेगा। आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी को देखेंगे तो ये चीज आपको कहाँ हेल्प करेगा, इसी के साथ क्लब है पेपर 1 में इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसमें क्लब करेगा। दूसरी बात, ज्योग्राफी ही सबसे पहले मैंने क्यों रखा है, इसके पीछे भी आपको रीजन बताता हूं। अगर इन चीजों को आप अच्छे समझते हैं, ऐसे की तैयारी आपकी आज से शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा कोई सब्जेक्ट अगर आपके ऐसे में हेल्प करता है तो वो क्या है, ज्योग्राफी।
तो याद रखना, यहाँ जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं ये आप ऐसे के पेपर में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए ऐसे का, आप अपने मन में उठा लीजिए। मैं आपको ज्योग्राफी से उस ऐसे को कनेक्ट करके दिखाता हूं। आप कोई भी टॉपिक उठा, जनजाति, जनजाति का निवास स्थल वन होता है, वनों को समझेंगे, जनजाति को समझेंगे। रिसोर्स छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इसी पर डिपेंड करता है। और कोई टॉपिक बताओ। तो मैं आपको पढ़ रहा हूं तो पर्यटन तो वहीं पर है पूरा का पूरा। माइग्रेशन, तो माइग्रेशन देखो सीधा समझो, मिडिल छत्तीसगढ़ सब कुछ डेवलपमेंट है, वहां पर ज्यादा लोग, जहां पर दिक्कत है वहां से आ रहे हैं। तो आप कोई भी ऐसे का टॉपिक उठाइए, यहां से कनेक्ट है। कल्चर, कई लोग सर कल्चर को जोड़ के, कल्चर जितनी भी नदी जा रही है वहीं बगल में आपका क्या है, सारे के सारे कल्चरल टाउन है छत्तीसगढ़ के। तो सारा का सारा डेवलपमेंट पूरा का पूरा, अगर ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है तो आप उसको ऐसे में उतार सकते हैं, और साथ साथ इस पेपर में इसका बेनिफिट लेंगे, और साथ ही साथ इसका बेनिफिट कहां लेंगे, इकोनॉमिक्स के पेपर में भी। तो ये 3 सेक्शन में आपको हेल्प करेगा। इवन पेपर आपका जो आगे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पेपर 6 में दिया हुआ है, ठीक है। वहां पर भी जब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का सोशल एस्पेक्ट, तो वहां भी टूरिज्म को लिख दिया है फिर से, तो उसमें भी आपका यही चीज काम आएगा। इसलिए ज्योग्राफी आपका काफी ज्यादा डायमेंशन कवर कर रहा है, और नियर अबाउट आपको 100 से भी ज्यादा मार्क्स के लिए आपको हेल्प करेगा। ऐसे में कर रहा है क्योंकि हेल्प, पेपर वहां पर कर रहा है, इकोनॉमिक्स में कर रहा है, तो अराउंड 200 मार्क्स अगर ज्योग्राफी की अच्छी स्टडी करोगे आप तो आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन दिखेंगे वहां पर एग्जाम पे, ऐसा नहीं कि एग्जाम पे दिखेंगे नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखेंगे लगभग 200 मार्क्स। अगर ऐसे को इंक्लूड करते हैं, और ऐसे को इंक्लूड करने में अगर एक ऐसे यहाँ से आ भी गया तब तो आपका ये 300 मार्क्स तक ले जाएगा, 250 तो डेफिनेटली ले जाएगा। तो समझना है कि इसको किस तरह से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कंटेंट तो हम लोग बात करेंगे किसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, पर सबसे पहले बुक, रेफरेंस बुक क्या क्या रखेंगे आप इस सिलेबस को ज्योग्राफी का कवर करने के लिए। एक बुक का नाम अब मैं नहीं ले पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। आप सारे बुक्स को पढ़ेंगे जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ आता है, उससे आपको पढ़ना है। अगर आपको यहाँ पर भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी तीनों के लिए जाना है, तो सबसे पहली बुक जो आएगी उसका नाम क्या है, एलन वर्मा। एलन वर्मा, हिंदी ग्रंथ एकेडमी, राइटर का नाम क्या है, एलन वर्मा। छत्तीसगढ़ भूगोल बाय एलन वर्मा। ये बुक आपका बेसिक बुक होना चाहिए आपके हाथ में, कि इस बुक से हमको प्रिपेयर करना। खासकर इस बुक से आपका फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा। खैर उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी अच्छे से दिया है, सेंसस का पार्ट भी अच्छा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें अपडेट नहीं हुई हैं, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक पार्ट के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ जो दूसरी बुक आप उठाएंगे वो क्या है आपका, वृहद संदर्भ। मैं समग्र छत्तीसगढ़ इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये इस चीजों में समग्र छत्तीसगढ़ इंक्लूडेड है। एलन वर्मा में जो लिखा है समग्र छत्तीसगढ़ में भी सेम ही चीज लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वृहद संदर्भ, टॉपिक सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। टॉपिक कौन सा पढ़ना है उसको देखना है, ये नहीं देखना है कि पूरे बुक को पढ़ जाए, टॉपिक के लिए बता रहा हूं। टूरिज्म इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। वृहद संदर्भ पे कुछ चीजों के कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, उसको देख सकते हैं। तो ये दोनों बुक को आप अपना बेस बिल्कुल बनाकर रखेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे क्लास के पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ों को मैं कराऊंगा उसको भी आपको लेते हुए चलना है, ठीक है। तो क्लास नोट्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो हम कंटेंट एनरिचमेंट का पार्ट में जो क्लास नोट्स है, वहाँ पर ये चीज़ों को आपको सिखाया जाएगा कि कौन से एंगल से आपको उसको पढ़ना है और क्या नया डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी रिसेंटली डोलोमाइट, आज का न्यूज़पेपर आप उठाइए, अब पढ़ना चालू करिए यहाँ से न्यूज़पेपर भी। आज का नवभारत उठाएंगे तो पहले पेज में दिखेगा छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट जो है बस्तर अंचल में भी, बस्तर के एरिया में डोलोमाइट मिल रहा है, लेकिन उसका भी दोहन नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं हमको इन चीज़ों को भी डेवलपमेंट को समझना होगा। अब डोलोमाइट न्यूज़पेपर में है, ये जरूरी नहीं है कि डोलोमाइट से वो क्वेश्चन पूछ लें कि बस्तर अंचल में मिल रहा है कि नहीं, वो फ्री तो चल नहीं रहा है। हो सकता है वो डोलोमाइट पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ के आपका खनिज विकास में डोलोमाइट का क्या रोल है, या डोलोमाइट का खनिज उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, या डोलोमाइट होता क्या है, डोलोमाइट का सबसे बड़ा खान कौन सा है। तो बहुत सारे एंगल है, ठीक है। तो इसको भी देखते हुए हमको देखना होगा कि यही चीज को अपडेट कराया जाएगा आपको। ये जो क्लास नोट्स बनवा रहा हूं मैं, ये इसी के साथ इसको इंक्लूड करेंगे। इसके बाद क्योंकि इन बुक्स में चीजें अपडेटेड नहीं है, बहुत सारी चीजें अपडेटेड नहीं है, तो आपको किस पे ध्यान रखना होगा, इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी इसमें पढ़ना, और उसमें पूरे चैप्टर नहीं, कुछ चैप्टर्स को यहाँ पढ़ना है। आप लोग क्या करते हैं, सर्वे उठाया एक बार में पूरे 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं। आप ज्योग्राफी के लिए कुछ चैप्टर को तैयार करेंगे, कुछ इकोनॉमिक्स के लिए करेंगे।
और यहाँ पर जो हम छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे को में से जो चैप्टर यहाँ तैयार करना है उसमें से एक है आपका एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि पे एक चैप्टर दिया हुआ है, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। 1 फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पे एक चैप्टर है वहां पर, उस चैप्टर को पढ़ना है। डेवलपमेंट समझ आएगा कि क्या क्या नया नया डेवलपमेंट हुआ है। कृषि के साथ साथ इसी में आपका इरिगेशन के ऊपर भी एक चैप्टर है, उसको भी आप देखेंगे। इंडस्ट्री और मिनरल, उद्योग और मिनरल, तो यहां से आपको ये कुछ चैप्टर्स मिलेंगे। इन चैप्टर्स को भी आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में प्रिपेयर करना है। अब ये मिनरल और इंडस्ट्री आपका इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, पर आपको इसको भी यहां पर ही आप पढ़ लो एक बार, ठीक है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों में, क्योंकि सेम पेपर है तो एक जगह में आप पढ़ के उसको रख सकते हैं। तो ये 4 चैप्टर तो कम से कम हमको कहां पर तैयार करना है, अपने सिलेबस में अभी तैयार करना है अप फ्रंट। सब्जेक्ट का यहां से स्टैटिक नॉलेज लो। देखो क्या होगा, जब आप एलन वर्मा से इंडस्ट्री पढ़ोगे तो वो बताएगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से इंडस्ट्री उद्योगों का विकास हुआ है, बिल्कुल शुरू से बताएंगे वो। कॉटन मिल लगा, फिर जूट मिल लगा, फिर उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट बना, बाल्को बना, WRS की कॉलोनी, SCCL आया, धीरे धीरे कोल इंडिया लिमिटेड पहुंचा, NMDC पहुंचा, NTPC आया। फिर छत्तीसगढ़ का जब नया राज्य का गठन हुआ तो हमारे 4 नए औद्योगिक नीति आए। पहले औद्योगिक नीति में किस चीज़ों को फोकस किया गया, दूसरे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किसको किया गया, आज हमारा वर्तमान में एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। तो अब देखो इस बुक में आपका 2012 तक की पॉलिसी को डील कर रहा है, पर नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डील नहीं कर रहा है। वो कहाँ पर मिलेगा आपको, या तो सर्वे में मिलेगा, और सर्वे भी क्योंकि 2018 के पहले का है इसलिए आपको वहां भी नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ मिलेगा, यही मिल सकता है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे कराएंगे। क्लियर है कि वो औद्योगिक नीति को आपको कैसे पढ़ना और क्या चीज उसमें देखना है। तो हमको समझना पड़ेगा कि इन कंटेंट को एक जगह में कैसे लाना है। पहला चैलेंज ये नहीं है कि मेंस के लिए सीधा आंसर राइटिंग में घुस गए, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक ही डायमेंशन में भाग रहे हैं। आपको क्या करना है, मेंस प्रिपरेशन पहले तो ये समझो। अगर आपको मेंस के लिए अगले 2 से 2.5 या 3 महीने मिल रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, लगभग आपका 1 से जो 1.5 महीना है, 1 से 1.5 महीना या 2 महीना, ये आप डेडिकेटेड करो उस कंटेंट को बनाने के लिए, उस कंटेंट पे फोकस करने के लिए जो आप एग्जाम में पढ़ के जाने वाले हो फाइनल। तो 2 महीने तो आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अभी बुक पढ़ना है, बुक पढ़ना है, नोट्स जितने आपने बनाए हैं उस नोट्स को रिवाइज करना है, नए कंटेंट को उसमें ऐड करना है, करंट अफेयर को ऐड करना है। तो 2 महीने तो आप क्या करेंगे, अपना कंटेंट एनरिचमेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एनरिचमेंट करेंगे कि भाई प्रीलिम्स हमने पढ़ लिया, लेकिन मेंस के लिए हमको क्या क्या कंटेंट को रखना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना है, और आप पूरा आंसर लिख के रख लो सब चीज़ का। तो 2 महीने तो यहाँ पर होल हार्टेडली डेडिकेटेड करिए, क्योंकि यही चीज़ आपको एग्जाम निकाल कर देगा। और जैसे ये हो जाता है, जैसे ये 2 महीने में हो जाता है तो हमारे पास लगभग बचता है कितना, 1.5 महीना। इस 1.5 महीने में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे, पहला चीज। दूसरा, जो टेस्ट पेपर में हम आंसर लिखे होंगे उस आंसर को रटेंगे, और हमारा उस समय क्या चलेगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलेगा। तो फुल लेंथ में यहाँ पर जितना चीज हमने प्रोसेस कर लिया दिमाग में, उसको प्रोड्यूस करने का कोशिश करेंगे पेपर में। यहाँ पर कुछ नया नहीं करना है कि वहां पर फिर एक नया बुक पढ़े, यहाँ पर जितना चीज पढ़ा है, जो रट लिया है, उसी चीज को लिखेंगे। और एक ही चीज को जब आप बार बार रट के लिखना चालू करते हैं, किसी एक किताब से पढ़ के चालू करते हैं, तो वो आपके एग्जाम पे कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, आप उस चीज को डेफिनेटली आज से 10 साल बाद भी आपको कब्र से उठा के निकाल दिया जाए, तब भी आप बोलोगे इसका आंसर तो मैं लिख दूंगा। उस लेवल पे पहुंचना है आपका आंसर राइटिंग को, आपके माइंड को। और वो कब पहुंचेगा, जब आप इस कंटेंट एनरिचमेंट पे और आंसर्स को डेली लिखेंगे। फैक्ट आप भूल सकते हैं, पर अगर अपने आंसर लिखना सीख गए तो सारे के सारे फैक्ट को आप ले ही आओगे अपने आंसर के ऊपर। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी पहले इस चीज पे फोकस करना है, 2 महीना डेडिकेटेड, उसके बाद 1.5 महीने जाएंगे इस चीज के लिए। आप क्या करने वाले हो, फिर वही उठा लेंगे अननोन किताबें, नहीं आता क्वेश्चन, नहीं लिख पाओगे मेंस पे, पहले बता रहा हूं। अभी तो प्रीलिम्स में भी नहीं, अब तो थोड़ा प्रीलिम्स भी धोखा दे दिया, ठीक है। तो अब तो मेंस तो बिल्कुल ही अलग सोच लो। और अभी नेगेटिव मार्किंग का खेल खेल रहे हो आप लोग, नहीं था जो भी था, दुखी हो जाते हैं। पता है ना, भगवान दुखी होते तो श्राप देते हैं, तो वही हुआ था प्रीलिम्स में। तो दुखी मत करो, अब जो हो गया एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो यार। मैंने तो यही कहा है। हाँ, इनजस्टिस हुआ, कोई खड़ा होना चाहता बिल्कुल आप लोग जाइए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। जो जा रहे हैं बिल्कुल, और जो नहीं जा रहे हैं भाई पढ़ो, ठीक है। दोनों वे है, लेकिन अपने आपको पता होता है क्या सही क्या गलत है, आपको खुद पता होता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो सही चीज को पकड़कर सिर्फ और सिर्फ मेहनत में लग जाओ,
बाकी जो होना है वो हो जाएगा, ठीक है। अब कई लोग आ जाएंगे कि इधर ही नीचे कमेंट में आवाज़ उठाना है, प्लीज़ ऐसा मत करना यार, मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ, मैं सिर्फ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, पर फिर भी मैं बोलूँगा जो मेरे से जुड़ रहे हैं आप पढ़िए यार, आप ये सब चीज़ों के पीछे मत जाइए ज़्यादा। साइन इन मांगेंगे कर देना, ठीक है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने नहीं पहुँचना कहीं पर भी, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, ये मेंस को डेडिकेटेड पढ़ना है। चलिए ये तो हो गया कि आपको अगला 3 महीने कहाँ पर फोकस रखना है, और 3 महीना जो है पूरा का पूरा फोकस रखना है, 1-2 दिन नहीं कि 4-5 दिन आंसर लिखे उसके बाद नहीं बहुत लिखवाते हैं छोड़ो, ऐसा नहीं, कंप्लीट करना है। बीच में छोड़ोगे तो नेक्स्ट ईयर फिर से लिखना चालू करोगे बेसिक से, पहले लाइन से। इसलिए पूरे साल एग्जाम तक एटलीस्ट बहुत अच्छे से इस चीज़ को काम करना है। बहुत लोगों ने लास्ट टाइम भी देखो आंसर राइटिंग किया, अच्छे लेवल पे पहुंच गए, फिर छोड़ दिया, और अब वो क्या कर रहे हैं, अब 20 दिन नहीं बचे एग्जाम के लिए, वो क्या कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि काश उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो वो स्टेट अपने लिए मत बनाना, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी 2-2.5 महीने जो है उसमें बिल्कुल फोकस होकर लिखो, दुखी होकर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सिलेबस में आते हैं छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का, और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उस चीज को देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी छत्तीसगढ़ अगर देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाजन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो फिजिकल डिवीजन जो है, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, देखो इस एक टॉपिक को प्रिपेयर करना और इस टॉपिक से सारे टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ना। अब प्री टाइप का नहीं पढ़ना कि रॉक को अलग पढ़ लिया, इसको फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो यहीं पर हम रॉक को भी देखेंगे, ठीक है। फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो यहीं पर हम इसको मिनरल्स को भी कनेक्ट करेंगे। तो जितना कनेक्ट करोगे आंसर उतना लिख पाओगे, जितना सेग्रीगेटेड अलग अलग करके पढ़ोगे आंसर नहीं लिख पाओगे, एनरिच नहीं कर पाओगे अपने आंसर को कभी। तो फिजिकल डिवीजन में ही हम वहीं पर रॉक को इंक्लूड करके पढ़ेंगे, वहीं मिनरल को इंक्लूड करके पढ़ेंगे, वहीं पर हम क्या करेंगे, वेजिटेशन को भी इंक्लूड करके पढ़ेंगे। अलग से वेजिटेशन पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर जितना उस डिवीजन के अंदर पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जनरली, और इसमें और देखते हैं, यहाँ पर उद्योगों को भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम जलवायु को भी देखेंगे। क्लियर हो रहा है? तो सेक्शन को क्या करना है, इंटरलिंकिंग फॉर्मेट में पढ़ना सीखो, किसी भी टॉपिक को इंटरलिंकिंग। हाँ, सिलेबस की यहाँ पर कॉपी है, तो आप लोग सब सिलेबस देखेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ से रीड करता हूँ, ठीक है। देखो पहला टॉपिक जो दिया है आपका, फिजिकल फीचर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो क्या है, भौतिक विभाजन और भौतिकी जो दिया है उसके ऊपर। तो लोकेशन एक्सटेंशन, कितना विस्तार है, कितना फैलाव है, ठीक है, वो सब अभी लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक जाएंगे। उसके बाद आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिया है, मतलब आपका क्या है, रॉक कौन कौन से चट्टान कहाँ कहाँ मिलते हैं वो है। और उसके बाद फिर भौतिक विभाजन, साथ ही साथ नदी और जल और जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में बात करना है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट एंड सॉइल, जलवायु और मृदा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक वहीं से स्टार्ट होता है, वेजिटेशन पे, जो वनस्पति पे चालू होगा। और वनस्पति के बाद देखेंगे तो सीधा ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाएगा, जैसे वनस्पति खत्म हो रहेगा और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखो टॉपिक को समझो कि वनस्पति टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक दिए हैं, मतलब डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन उठना है, वहां से इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो टॉपिक है, इन सब से मिला के 2 क्वेश्चन। फिर वो दूसरा सेक्शन कहाँ जाएगा, फिजिकल डिवीजन पे उठाएगा। फिर ह्यूमन को अलग से दिया है, तो ह्यूमन से वो क्वेश्चन बनाएंगे। तो 5-6 सेक्शन वाइज वहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग हो रहा है। और अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिलाकर देखिए। तो सेक्शन कैसा बनाया गया है, एक फिजिकल डिवीजन को अलग बना दिया गया है, भौतिक विभाजन को, इसके बाद वनस्पति को बना दिया गया है एक सेक्शन। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन किसको बना दिया गया है, मानव भूगोल को, ह्यूमन ज्योग्राफी छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। चौथा सेक्शन यहाँ पर किसको बनाया गया है, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, 3 को अलग अलग तोड़ दिया है। एक कृषि को अलग से सेक्शन रख दिया है, एग्रीकल्चर। कृषि के बाद एक सेक्शन उन्होंने बना दिया है इंडस्ट्री के ऊपर, उद्योगों के ऊपर। एक बना दिया आपका उद्योगों के साथ साथ एक और चीज यहाँ पर जोड़ दिया है, इसमें जोड़ा है एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। और वो उद्योग के साथ क्या, मिनरल के साथ ले लो, ठीक है। तो खनिज, और खनिज के साथ साथ ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो आपका क्या क्या है, कुछ इस तरह से छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को आपको तोड़ लेना है। पहला काम तो ये करना है, क्या है, भौतिक विभाजन, जो भौतिकी है वो, इसके साथ वनस्पति, वनस्पति के बाद आपका क्या है, मानव भूगोल, ठीक है, जहां पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स। मानव भूगोल के बाद कृषि, कृषि के साथ साथ उद्योग, उद्योग के बाद आपका खनिज, और उसी में दिया हुआ है आपका एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स में आपका ऊर्जा संसाधन जितने भी। तो देखो टॉपिक तोड़ने से ही आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां से मेरे को कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, अब मेरे को कितने यहां से आना है, 50 मार्क्स या 75 मार्क्स का क्वेश्चन, 75 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 75 मार्क्स के क्वेश्चन को इसी में से आप डिवाइड कर लो, आपको समझ जाएगा कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग होगी।
इसमें हर साल क्वेश्चन पूछेगा, डेवलपमेंट हर साल होता है। उद्योग के लिए देखो अभी आपकी नई औद्योगिक नीति आई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। और इसमें आपका जो क्या है ग्रामीण छत्तीसगढ़ है, और जो है ट्राइबल एरिया, वहाँ पर क्या है लघु उद्योग हैं, खादी उद्योग हैं, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा उसके ऊपर है। मिनरल, और इसमें अब मिनरल में जैसे मैंने आज आपको बताया क्या डोलोमाइट आज के न्यूज़पेपर में है, तो खनिज से हर साल क्वेश्चन आता है। पर इस साल एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा। कहाँ पे आएगा क्वेश्चन? ऊर्जा पे आएगा। लिख लो कि इस साल ऊर्जा पे क्वेश्चन आएगा मेंस पे। और क्या क्वेश्चन आएगा और क्यों आएगा? बायो इथेनॉल बन रहा है, चावल से बोल रहे हैं हम बगासे वगैरह डेवलप करेंगे, कई कई आपकी योजनाएं हैं, वो योजनाओं में बोला जा रहा है कि हम बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे। तो कहां पर आएगा? यहाँ पर समझना है पहले तो, सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस में इस चीज को समझना है कि कौन से टॉपिक पे काम चल रहा है और वहां पर हमको किस तरह से पढ़ना है। औद्योगिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक नई पॉलिसी आई है, और एनटीपीसी का एक नया यूनिट बना है अभी, जो रायगढ़ में था, वो चालू हुआ इसी साल, तो वहां से क्वेश्चन उठ सकता है। एग्रीकल्चर, यहां तो योजनाओं की भरमार है, ठीक है ना, कहीं से मतलब गौधन से लेकर हर चीज में है यहाँ पे। तो ये भी आपका देखो, ये टॉपिक ऐसे प्राइम टॉपिक हैं जहां से आप पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, पर वो है कि आप पढ़ोगे कैसे और कितने डेप्थ में जाओगे, वो तो मैं आपको लेकर चलूंगा हर टॉपिक में कितने डेप्थ को डील करना है, पर ये चीज को समझिए पहले। वेजिटेशन में अब देखो एक और टॉपिक है टूरिज्म, उसको वेजिटेशन के साथ ही जोड़ देते हैं, ठीक है, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट, ये दो भी टॉपिक दिए हुए अलग से। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे अगर वेजिटेशन वनस्पति, तो कृषि में तो आपका छत्तीसगढ़ में बहुत काम हुआ है, वो तो हम लोग डील करेंगे। अब अगर हम लोग वनस्पति पे आते हैं, तो वनस्पति पे क्या है, कहीं ना कहीं अभी पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज ये सब के इशू के कारण, तो वेजिटेशन को भी बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना होगा। और जितने भी अभ्यारण्य हैं, अभ्यारण्यों को डिटेल में पढ़ना, जितने भी सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, सिर्फ नाम और ये नहीं पता होना चाहिए कि बस रायगढ़ में गोमर्दा में सोन कुत्ता मिलता है, उससे ज़्यादा भी है वहाँ पे कुछ, एक लाइन नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है, कि मूसा हिरण वहाँ मिल गया, वहाँ मूसा हिरण मिल गया अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर वनस्पति किस तरह से है अभी आपको ये भी याद रखना होगा, कौन सा पौधा मिलता है, उसका भी एक वैल्यू। क्यों वनस्पति और ये सब के लिए? क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है फॉरेस्ट के लिए, जो आपके लघु वन उत्पाद हैं 52 को एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। लघु वन उत्पाद का छत्तीसगढ़ इकलौता राज्यों में से है जहां पर क्या है प्रोसेसिंग सेंटर बना रहे हैं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे डायमेंशन को कवर करना है? आप बोलोगे कि ये करंट अफेयर में तो पढ़े हैं, यहां से याद रहेगा, वहां से याद रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब अभी यहां पर हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, मैं बताया पहले 2 महीने में कंटेंट को एनरिच करके एक जगह पे लिख के रखेंगे, आंसर फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में, और वो सब कुछ एक साथ रहेगा। और जब एक साथ रखोगे 20 पेज में बनाकर आंसर के साथ, तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे, आपको चीजें तुरंत कनेक्ट कर पाओगे। पर अलग अलग सेग्रीगेटेड पढ़ोगे तो कनेक्ट करके नहीं लिख पाओगे। अब मैं बोलूंगा नदी विकास के लिए क्या हुआ, तो कई लोग बता देंगे 1-2 पॉइंट। एग्जाम में आ गया था बोधघाट परियोजना, इंद्रावती प्राधिकरण बना, जल विवाद चल रहा है उसके साथ। पर इस तरह से कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट हो, सब कुछ चीज़ों को एक जगह में समअप करना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी एक बुक को पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगा। हमको क्या करना होगा, क्लब करके एक नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना होगा 2 महीने के अंदर। कुछ नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं, उसी चीज़ को हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने जा रहे हैं, जिससे कि मेंस पे उसका हेल्प मिले। ठीक है, तो होप आप लोगों को सिलेबस समझ आया होगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ सिलेबस पे। ओके, नहीं कुछ यहाँ से और कुछ पूछना हो, कैसे करना है कुछ नेहा? ठीक है, तो सिलेबस में कुछ ऐसा है। चलो अब इस सिलेबस में से कुछ जनरली 1-2 क्वेश्चंस पहले देखते हैं करके। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर करो, लिखो क्वेश्चन। तो पहला टॉपिक जो है आपका छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी का लोकेशन पूछ रहे हैं ना, लोकेशन एक्सटेंशन, विस्तार और वो कितना है। पहला क्वेश्चन लिखिए, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक सीमा रेखा, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा रेखा को दर्शाते हुए उनके महत्व पे चर्चा करें। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा रेखाओं को दर्शाते हुए उनके महत्व पे चर्चा करें। इंग्लिश मीडियम। इलस्ट्रेट द फिजिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़
एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला टॉपिक जो है आपका, उससे मैंने आपको पहला क्वेश्चन ये दिया है कि इस पे आप क्या लिखेंगे। जो भी YouTube वगैरह में देख रहे हैं, जैसे मैं फिर से बोलना चालू करूंगा, फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, क्लासेस से ये डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है, तो हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा वेट करना पड़ता होगा, बट ठीक है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको लिखना है आप लोगों को लगभग 50 वर्ड में लिखिए। ठीक है, मैं 5 मिनट में आपको समय देता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड लिखा दिया है मैंने, इलस्ट्रेट। दर्शाते हुए जो बोला है ना, उसको भी समझेंगे वो क्या होता है, दर्शाना मतलब क्या होता है। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो टेक्निकल वर्ड्स को भी हम लोग समझेंगे कि ये कुछ आंसर राइटिंग में जब मांगा जाता है ये सब शब्दों को, तो उसका मतलब क्या होता है। देखो, कई लोग बोल देंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है, आप जो लिखते हो लिखो, बट एक्चुअल में इसका मतलब है। और इसका मतलब वो लोगों को नहीं पता जो इसको प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो क्या बोलते हैं, कुछ भी लिख के आ जाओ। पर अगर आप शुरू से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को लिख कर आ पाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोलोगे इसका कोई मतलब नहीं, हमको जो आता है वो लिखेंगे। तो ये फ़र्क है कि एग्जामिनर की डिमांड क्या थी और आपने आंसर क्या लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग यहाँ पर उस चीज़ का आंसर प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन पे जो 2-3 बाकी लोग लिख रहे हैं, आप लोग यूट्यूब वगैरह में जो देख रहे हैं, ऑनलाइन दिख रहे हैं, वो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। पहली बात, एक शब्द तक आंसर क्वेश्चन में क्या था, दर्शाना है, इलस्ट्रेट। ठीक है, दूसरा शब्द क्या था, महत्व, इंपॉर्टेंस। दूसरा शब्द क्या है, महत्व बताना है, दर्शाना है, महत्व बताना है। किसका, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा रेखा का, फिजिकल बॉर्डर। चलिए, क्लास में जो बैठे हैं उनसे भी पूछेंगे, और आप YouTube में भी जो हैं उन लोग भी फिजिकल बॉर्डर मतलब आप लोग क्या समझते हैं, कौन सा फिजिकल बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का, या क्या फिजिकल बॉर्डर है, कमेंट करिए जो भी देख रहे हैं। किसको फिजिकल बॉर्डर आप बोल रहे हैं, क्या है वो फिजिकल बॉर्डर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। हाँ, तो जितने लिखे काट दो अपना, ठीक है, सब गलत हो। वो क्या होता है, वो होता है पॉलिटिकल बॉर्डर। वो क्या है, वो पॉलिटिकल बॉर्डर है, फिजिकल बॉर्डर नहीं है। पहला काट देना, ठीक है, 0 मार्क्स। उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, महत्व आप क्या बता पाओगे उसके बाद। वो क्या है, पॉलिटिकल बॉर्डर है। वो भौगोलिक सीमा रेखाएं नहीं है, राजनीतिक सीमा रेखा है, राज्यों से लगा है, राज्य का सीमा, राजनीतिक सीमा। दोज आर द पॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड नॉट द फिजिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़। तो जो वहां तक लिखे हैं वो तो रोक दो अपना, जो भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा वाले हैं, ठीक है, गोवा तक सीमा पहुंचा दिए हैं, वो रोक लेना, आंसर नहीं लिखना इसके आगे। हाँ, यूट्यूब में भी आप लोग मत लिखिए, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं। चलो स्टॉप राइटिंग। जो भी लिखे, कोई लिखा है, कितना लिखा है, सौरभ दिखाओ, ऐसे दिखा दो वहाँ से। तो डायग्राम बनाया हूँ, क्या क्या बनाया हूँ, वेरी गुड। नेहा, उसको लिखे हो, बनाए नहीं हो, अच्छा बनाए भी हो। मुकेश, अक्षांश और दशांतर, हाँ तो वो तो क्वेश्चन में ही नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में कहाँ पूछा गया है, फिजिकल बॉर्डर पूछा है आपसे, तो विस्तार नहीं पूछा ना, मैंने सीमाएं पूछी हैं। क्वेश्चन को यही है ना, क्वेश्चन को समझना है ना। देखो यहाँ पर हिसाब से सीमा पूछी गई थी, आपसे विस्तार तो पूछा ही नहीं गया है, तो अक्षांश दशांतर का क्या महत्व रह गया यहाँ पे। और पहली बात, पहला वर्ड क्या है, इलस्ट्रेट। क्वेश्चन में जब ये वर्ड लिखा हो, दर्शाएं, इलस्ट्रेट, इसका मतलब क्या होता है, आपको या तो वहां पर मैप बनाना है, या तो वहां पर फ्लो चार्ट बनाना है, दर्शाना है सिर्फ, उसको कहीं समझाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। इस शब्द को अगर मिलता है एग्जाम के ऊपर, तो इस शब्द से आपको क्या समझना है, अगर मैप बन रहा है मैप बनाओ, कोई डायग्राम बन रहा है डायग्राम बनाओ, है ना, साइंस के पेपर में आएगा, इलस्ट्रेट द ह्यूमन हार्ट,
मतलब ह्यूमन हार्ट का आपको फिगर पूछ रहा है एग्जाम पे, ठीक है। तो वो आपको समझना होगा कि इलस्ट्रेट मतलब क्या होता है, या तो मैप बनाओ, डायग्राम बनाओ, इसका मतलब एक और क्या है, दर्शाएं, मतलब दर्शाना है, बस आपको दिखाना है बनाकर, तो फ्लो चार्ट। क्लियर। तो पहला चीज तो आपके आंसर का डिमांड क्या था, ये था पहला डिमांड, ठीक है। दूसरा डिमांड क्या था, बॉर्डर का महत्व हमको बताना था। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, महत्व बताना है। कौन सा कहां है नहीं बताना है, महत्व बताना है। लिख देंगे पूर्वी दिशा में ये है, उत्तरी दिशा में ये है, दक्षिणी दिशा में ये है, वो नहीं पूछा था क्वेश्चन में, उसका महत्व पूछा था। और तीसरा तो मैंने यहाँ पे आप लोग आधे लोग ट्रैप हो गए, फिजिकल बॉर्डर जब लिख दिया, भौगोलिक सीमा रेखा, तो ये मध्य प्रदेश वगैरह नहीं थे, ठीक है, पहली चीज। तो इस क्वेश्चन का पहले आपको कीवर्ड्स को उठाना है, और इसी कीवर्ड से आपका मॉडल आंसर भी बनता है। तो ये थे 3 कीवर्ड इस पूरे के पूरे एक क्वेश्चन का। अब आपको देखते हैं इसको, लगभग हमारे पास कितना लाइन है, लगभग 10-12 लाइन जो भी है, ठीक है। लाइन यहाँ पर मैं नहीं बना रहा हूँ, आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन में ये तो आपसे कहा नहीं था कि आपको क्या करना है, इनको बताता है कहाँ पर लोकेशन आपसे इलस्ट्रेट करना था। आप क्या लिख सकते थे पहला आंसर पे, यहाँ पे आपका आंसर कैसा होता, द फिजिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ इज डिपिक्टेड बिलो, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा रेखा नीचे दर्शाई गई है। खाली बना के दिखाना था, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा नीचे दर्शाई गई है। यहाँ पर आप इस एरिया में दर्शा दो। कैसे दर्शाओगे, जनरल मैप छत्तीसगढ़ का, बहुत सुंदर मैप बनाने की जरूरत नहीं है, बस एग्जामिनर को समझ आ जाए कुछ ऐसा मैप बना दो, ठीक है। 7-8 लाइन पे मैप को, ये भी बनाने की जरूरत नहीं, अंदर का लाइन। कहाँ से बनेगा फिजिकल बॉर्डर, इस दिशा में, पूर्व में। यहाँ पर क्या आएगा आपका, मैकल श्रेणी, ये क्या है, मैकल रेंज है। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या है, पेंड्रा, गोरेला और लोरमी का पठार, तो उसका थोड़ा सा पार्ट टच होगा, अचानक मार्ग अभ्यारण्य, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बघेलखंड का पठार, वो बॉर्डर बनाएगा, और इसके साथ साथ कुछ नदियां हैं यहाँ पर, वो नदी बॉर्डर्स का जैसा एक काम करेंगी, ठीक है। और ऊपर से जाएगा बघेलखंड का पठार। यहाँ पर आपका क्या है, पाट प्रदेश, पार्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, वेस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, पार्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो रायगढ़ के नीचे वाला पार्ट, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद वाला पार्ट, यहाँ पर उड़ीसा के कोरापुट और उस रीजन से यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये वाला पार्ट बनेगा सोनबेरा प्लेट्यू। ये क्या है, सोनबेरा का पठार, सोनबेरा प्लेट्यू, क्लियर है। ये नीचे कालाहांडी का रीजन, और इस रीजन पे आपका क्या है, अलग अलग पर्वत होंगे। और आपका जो दंड कारण है वो 3, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि आपका दंड कारण जो है वो उड़ीसा में भी आता है, वो आपके कहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में, इधर आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भी टच करता है। तो ये तो पूरा का पूरा क्या था, दंड कारण का ही रीजन था। यहाँ से कौन बना रही थी आपकी बॉर्डर, गोदावरी नदी, ठीक है। इधर से आपकी सबरी अंदर से जा रही थी छत्तीसगढ़ के, लेकिन यहाँ पर क्या था, सबरी गोदावरी का जो मैदान है ये एक बॉर्डर की तरह काम करता है। तो ये था आपका मैप, ये हुआ फिजिकल बॉर्डर। तो आपको पहले तो ये चीज को समझना है कि पूछा क्या गया क्वेश्चन, ये आप दर्शाओगे तो आपको मार्क्स मिलेगा ना। मध्य प्रदेश और वो सबसे काम नहीं होता, ये था। दूसरी बात, महत्व। अब एक एक के महत्व को समझते हैं। पहली बात तो छत्तीसगढ़ की सोनबेरा का अगर पठार को देखेंगे तो यहाँ से क्या हो रही है, नदियां निकल रही हैं, महानदी की बहुत सारी सहायक नदियां यहाँ से आएंगी। गरियाबंद के क्षेत्र में, इसी पठार के ऊपर, गरियाबंद क्षेत्र में कहाँ से डायमंड आ गया, गरियाबंद क्षेत्र में आप देखते हो कभी कभी वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल रही, खनिज मिल रही। खनिज क्यों मिल रही है, वो तो दंड कारण का पार्ट नहीं है, फिर भी वहाँ पर खनिज क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वो सोनबेरा का पार्ट है। तो खनिजों का स्रोत है, अनेक नदियों का उद्गम यहाँ से हो रहा है। ऊपर बघेलखंड का अगर ये क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपको, अगर बघेलखंड का ये क्षेत्र देखेंगे यहाँ पर, तो नेशनल पार्क वगैरह तो बने हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, खनिज में आपका देखेंगे तो वहाँ पर क्या मिल रहा है, कोयला भी एक खनिज की तरह मिल रहा है। पाट प्रदेश को अगर देखते हैं, यहाँ पर किसका पार्ट होता है पाट प्रदेश, तो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बॉक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ से अभी देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण, और इसके लिए देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हाथी वगैरह का इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पर हुआते हैं। समझना है इस चीज़ों को। अभी तो मैं आपको एकदम जनरल आइडिया दे रहा हूँ, भाई पूरा लिखवाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अभी जनरल आइडिया को हम समझ रहे हैं। नीचे गोदावरी, ये गोदावरी नदी और इसका ये वाला रीजन, इसका महत्व क्या है,
अब ये पूरा का पूरा एरिया जो देखेंगे तो यहाँ पर नदी और ये पूरा का पूरा घने जंगलों का वहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा वन उत्पाद और वनस्पति को सपोर्ट कर रहा है ये वाला क्षेत्र, जो दंडकारण्य का क्षेत्र है, खनिज का गढ़ है पूरा ये। तो ये जितने भी भौतिक विभाजन है हमको क्या कर रहे हैं, खनिज प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे अनेक नदियों का उद्गम हो रहा है, वन और वनस्पतियों का यहाँ से क्या कर रही है, सपोर्ट करा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्र जैसे कि आप बताओगे जब इस तरफ पे कि यहाँ पर बॉर्डर में क्या है, अबूझमाड़, और अबूझमाड़ जैसा एक क्या हो रहा है, घने जंगल और जंगल होने के कारण, डेंस फॉरेस्ट होने के कारण वहाँ पर अभी क्या नहीं हो रहा, वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। तो महत्व तो है, साथ ही साथ वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है उसको भी थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे। तो आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको बोलते हैं ये है आंसर आपका, ये सारे पॉइंट होंगे आंसर में। आंसर वो नहीं होता कि बस आप बना दिए और जो मन में आ रहा है लिख रहे हैं। सोनबेरा का प्लट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य लगा हुआ है, सोनबेरा पे लिखे एक लाइन, दूसरा लाइन बघेलखंड में लगा, बघेलखंड मध्य प्रदेश और इसके बीच लगा है, आपका 8 लाइन खत्म। तो 8 लाइन में क्या मार्क्स दूंगा आपको, 0। क्वेश्चन में है क्योंकि 3 चीज पूछा था, तो इलस्ट्रेट कहाँ पर करना है, इंपॉर्टेंस कहाँ पे लिखोगे और ये बॉर्डर को दर्शाओगे। तो ये 2 चीज हो गया था। अब आपके पास क्या था, लगभग 1 लाइन तो नीचे आप छोड़ते ही हैं, कुछ इस तरह से आपका पॉइंट्स था। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, उसके महत्व को लिखना था। तो यहाँ पर आप 1 लाइन लिखते, उसके बारे में चर्चा भी हो गई, बता भी दी क्या है, और यहाँ उसका इंपॉर्टेंस लिखना था। और इस तरह से आंसर की फॉर्मेटिंग होती है। और इस तरह से अगर आप आंसर फॉर्मेटिंग करोगे तो इस आंसर को कोई भी इंसान पढ़ेगा, रीडेबल है, ये दिख रहा है कि हाँ सारे के सारे डिमांड मेट है। ठीक है, तो ये चीज को समझते हुए हम लोग को क्या करना है, किसी भी टॉपिक को तैयार करना है। क्लियर है? अच्छा, कौन लिखा है आंसर, दिखाओ एक, कोई लिखे हो, कुछ बस बनाए हो, यहाँ लिखे हो, क्या लिखे हो, पढ़ना। वृष्टि छाया प्रदेश बन रहा है, पर यही मैकल उसका पार्ट होने के कारण ब्लैक सॉइल का गढ़ है, और उसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके होने के कारण यहाँ पर हमको ब्लैक सॉइल मिल रहा है, और इसके कारण हमारा क्या है, गन्ने का इंडस्ट्री हो रहा है। हाँ, गुड। तो कुछ इस तरह से हमको समझते हुए करना है, और ये सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक सही चुनना। अब यहाँ लिखा नहीं, मिटा दिया मैंने, तो उस बुक को जब पढ़ोगे आपको तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, हाँ मेरी बुक भी आने वाली है, सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। हमारे जो क्लास में है उनको कोई इशू होना नहीं है, जो भी लॉन्ग टर्म पे थे, ये सारा चीज़ करा रखा है। पर जो आगे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको भी हम यहाँ से अपनी तरफ से जो भी मटेरियल में भी विद इन अ वीक हम लेकर आएंगे, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये तो था आपका एक जनरल आइडिया कि किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। मैं भी टॉपिक को डिटेल नहीं कर रहा हूँ, आपको टॉपिक आप आराम से ईजी पढ़ेंगे तो आएगा। समझना है हमको, स्ट्रक्चरिंग को समझ रहे हैं। और आज हम लोग एकदम बेसिक ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको, एकदम डिटेल लेकर चलूंगा, आंसर लिखकर भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। पर अभी हम लोग बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे आंसर राइटिंग पे 2-3 चीज़ों का फोकस करना होता है। अभी सबसे पहले आपका वो माइंड को खोलना जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग क्या सीख रहे हैं अभी हम लोग, पहले क्वेश्चन से क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से नोटिस किया सौरभ? पहला चीज है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। हाँ, दूसरा मुझे इस बोला कीवर्ड्स। आंसर का स्टार्ट कैसे करना है, स्ट्रक्चर मतलब मेनली स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट समझ आते हैं। क्लियर है? इसलिए बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के नहीं लिखना कभी भी। जितने लोग भी मेंस दे रहे हैं, हमसे जुड़े ना जुड़े, मैं यही बोलूंगा, बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए मेंस देने मत पहुंच जाना सिर्फ पढ़कर। आपको दुनिया जहां का नॉलेज होगा, लेकिन उस आंसर की आप डिमांड को पूरी नहीं कर पाओगे। डिमांड तब पूरी करोगे जब क्वेश्चन को पढ़ना सीखोगे, 10 बार उसके ऊपर गलती करोगे, कोई आपको उसको रेक्टिफाई करके देगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को ये याद रखना कि पहले बात क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और लिख रहे हो, मार्क्स नहीं मिलते। अब बहुत लोग होंगे कि नहीं CGPSC में तो अब देखो, ये तो एक जनरल मैं बता रहा हूँ। पहले इसके पहले मैं आप लोगों का पहले ना एक मिथ को ख़त्म कर देते हैं। ये तो बहुत सारे लोग हैं अभी यहाँ पर, ये जो
नेगेटिव घूम रहे हैं ना, वो क्या होता है, मिथ और रियलिटी। ये जो क्या है ना, अफवाह और मिथ जो गलती फैलाते हैं, वो क्या बोलेंगे, मैं देखा हूं 4 लोग का पेपर, कुछ भी लिखा है, अच्छा फिर कुछ भी लिखा है, 8 मिला है 10 में, और एक बहुत अच्छा लिखा उसको 2 मिला है 10 में। अब अगर आप देखे हो तो आप ले आओ और बताओ कि क्या गलत है, कैसा है, कि उसका क्या गलत था आपका, कि उसका क्या सही था, क्वेश्चन को पढ़ा था क्या आपने, उसी क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया था। तो इस तरह की बहुत सारी अफवाह फैलेंगी कि कोई मतलब नहीं आंसर राइटिंग, हम लोग अपना एग्जाम में सीधा फेल हो जाओगे, डेफिनेटली फेल हो जाओगे। इस मिथ से बाहर निकलो, आंसर लिखो, अच्छे से इंप्रूव करो। ठीक है ना, 10 लोग होंगे ना जो बोलेंगे कुछ नहीं होता, आप ये मान के चलो कि होता है, आप मान के चलो होता है, और देखना आपको बेनिफिट उस चीज का मिलेगा। ठीक है, तो ये पहली बात, इस चक्कर में मत पड़ना यार, बिल्कुल पॉजिटिव और एक नए अच्छे थॉट से हम लोग चलेंगे। और इसमें तो पढ़ना ही नहीं कि ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, उतना टाइम, कई लोग बोलेंगे टाइम नहीं मिलता, टाइम आपको नहीं मिलता क्योंकि आप कभी प्रैक्टिस नहीं किए हो। उस इंसान को टाइम जरूर मिलेगा, उसको दिखेगा। अभी मैं आपको कुछ आंसर ऐसे दिखाऊंगा कि मैं पहले आपका क्या लिख दूंगा, उस पर आपका प्रैक्टिस उस लेवल का होना चाहिए कि क्वेश्चन देख के अगर आपको दिखता है कि क्वेश्चन का 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो कंक्लूजन भी पहले लिख दो। मैं लिख कर दिखाऊंगा आंसर आपको कि क्वेश्चन देख के हम पहले कंक्लूजन लिखेंगे नीचे 2 लाइन, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बीच में बॉडी लिखेंगे। उस तरह का मास्टरी हासिल करना है कि क्वेश्चन देख के हमको समझ आए कि 8 लाइन में दिखेगी कि इसको यहाँ पर रख दूंगा और हो गया मेरा आंसर। उस लेवल का परफेक्शन अटेंड करना है। और कब होगा, जब आप रेगुलर आंसर लिखोगे डे 1 से लेकर एग्जाम तक। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो वो बोल रहे हैं कि नहीं अब क्वेश्चन आ गया तो यहीं से स्टार्ट करना है। कौन बोला कि यहीं से स्टार्ट करना है? एग्जामिनर थोड़ी नहीं देख रहा है कि आप यहाँ से स्टार्ट किए थे तो इसको 5 नंबर दो, ये आदमी यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको 0 दे दो। ये रूल को फॉलो नहीं किया है, ये रूल तो बना ही नहीं था ना कभी। आपको तो बस आंसर होना चाहिए पूरा। तो मैं तो बोलता हूँ कि क्वेश्चन देख के यहाँ पर पहले लिख दो 1 लाइन, क्या कंक्लूजन लिखना है, फिर आओ यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बीच में बॉडी लिखो। क्योंकि बॉडी में तो आप 4 लाइन 6 लाइन लिख लियो तो एग्जामिनर आपके बॉडी को तो पढ़ ही रहा है। अब पूरा आप क्या करते हो, बॉडी लिखते 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 कंक्लूजन ही नहीं कर रहे, यहाँ तक बॉडी लिखा रहे हैं, तो वो बोलेगा कि आंसर को थोड़ा छोड़ दिया। तो पहले आप क्या करो, 1 लाइन में कंक्लूड कर दो, फिर लिखना चालू करो। पॉइंट 2 पॉइंट भले कि यहाँ कम लिख देंगे, लेकिन कंक्लूड हम उसको प्रॉपर करेंगे, उसको खत्म अच्छे से करेंगे। ये सब होता है ट्रिक्स छोटे छोटे। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग के कुछ बेसिक्स आपको मैं बता रहा हूँ, उनको भी ध्यान रखिए। अभी जो सेशंस चल रहे हैं, इन सेशंस पे आपको किस किस चीज़ों को मेजरली फॉलो करना है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ से जो हम लोग अगले नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स चलेंगे, उस पर आपको क्या क्या फॉलो करना है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। पहला, फर्स्ट थिंग, आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा, असाइनमेंट आपके हर सेशन के बाद आपको कुछ असाइनमेंट्स होंगे जहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे आज का असाइनमेंट है, इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर प्रिंटेड। इंडियन हिस्ट्री का है शायद तक, ज्योग्राफी का प्रिंट नहीं हो पाया। मैं आपको क्वेश्चन अभी देता हूँ, तो उन क्वेश्चंस को करेंगे, डिक्टेट करूँगा, आप लोग लिखेंगे थोड़ी देर में। असाइनमेंट के बाद आपको क्या करना है, इस असाइनमेंट को लिख के आप सबमिट करेंगे मुझे नेक्स्ट क्लास तक, जिसके ऊपर आपको रिव्यू मिलेगा। पर जब इसको आप लिखेंगे, जब आप इसके आंसर लिखेंगे, असाइनमेंट का जब आंसर करेंगे तो बुक देख के लिखना है। अब पढ़ के नहीं, पढ़ के लिखने में बोल ही नहीं रहा हूँ, बुक देख के लिखो। कई लोगों को लगा इससे क्या फायदा होगा, इसी से फायदा होगा। क्या करना है, आंसर बुक देख के लिखना है। ठीक है, अभी आप बुक देख के लिखे 2 महीने, कोई जरूरत नहीं अपना दिमाग लगाने का। अब जो बुक देख के लिखेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं फिर पूछ लूंगा टेस्ट में, फिर आप उसको अपने आप को याद आएगा कि बुक देख के लिखे तो याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, पहला टेस्ट में मैं आपको ऐसे ही लेकर चलता हूँ, बाकी लोगों का अलग अलग होगा, लेकिन हमारा ऐसे ही चलता है। पहले असाइनमेंट लिखवाएंगे, उसको आपको रटवाएंगे, उसी के साथ हम बुक में उसको सेम टू सेम क्वेश्चन उतार देंगे, 2-4 क्वेश्चन चेंज करके। ठीक है, ताकि आपका थॉट प्रोसेसिंग खुलना चाहिए, बुक के साथ आप लिंक होना सीखो पहले। तो याद रखना, असाइनमेंट का आंसर बुकिश होना चाहिए, बुक से देख कर लिखना है। बुक से देख के लिखोगे तो क्या होगा, इस बहाने बुक भी पढ़ोगे और बुक पढ़ते पढ़ते कुछ अच्छे शब्दों को सीखोगे, किसी चीज़ को लिखने का तरीके को सीखोगे। पीएससी ने तो कहा है कि हम एग्जाम ले रहे हैं, आपको ये भी पता है न्यूज़पेपर पढ़ना है, पर आपने साल भर पढ़ा नहीं है। तो जब साल भर नहीं पढ़ा तो 3 महीने में कैसे उस चीज़ को इंप्रूव करोगे, कैसे अपने राइटिंग स्टाइल को, अपने शब्दावली को कैसे बढ़ाओगे, वोकैबुलरी कैसे डेवलप करोगे। इसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या प्ले करेगा, बुक रीडिंग। इसलिए मैं आपको बुक रीडिंग करवा रहा हूँ इंटेंशनली। ये इंटेंशनली है मेरे तरफ से कि मैं आपको बुक रीडिंग करा रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ और साथ ही साथ टेस्ट भी ले रहा हूँ।
ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बजाय और इधर उधर जाने का भी समय नहीं रहेगा। नहीं तो ऐसे तो आप भागोगे तो यहाँ से वहाँ जा भी नहीं पाओगे। ठीक है, पसीना क्या, खून भी निकल जाएगा। अभी तो चालू हुआ है। ठीक है, पसीना निकलना छोटी मोटी बात है, नाक मुंह सबसे खून निकलेगा, पर एग्जाम जरूर निकालना है। जितना मेहनत करना है करेंगे, लिखेंगे आंसर। ठीक है, तो पहला एक ये याद रखना। दूसरा, कुछ मैं चीज़ें बोल रहा हूँ जो कि हमको कॉपी चेक करने में आसान होता है। उसके लिए पहली बात तो CGPSC ने क्या कहा है, लाइन वाली कॉपी में लिखना है। CGPSC का शीट क्या होता है, लाइन वाला होता है। तो कोई भी ब्लैंक कॉपी नहीं बनाएगा, व्हाइट शीट में लिख के आंसर सबमिट नहीं करेंगे। लाइन वाली कॉपी होनी चाहिए आपकी, कॉपी या शीट जो भी आप सबमिट करेंगे लाइन वाली होनी चाहिए। उस पर आप थोड़ा मार्जिन को फॉलो करेंगे। अगर ये आपकी कॉपी है तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर छोड़ना है, थोड़ा स्पेस यहाँ छोड़ना है, और हर कॉपी के नीचे भी थोड़ा स्पेस आप छोड़ेंगे। इतने में आंसर लिखेंगे ताकि यहाँ पर आपको रिव्यू दिया जा सके, आपको बताया जा सके कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। ठीक है, अब आप यहाँ पूरा यहाँ लिख दोगे तो मैं कहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना ताकि वहाँ पर आपको रिव्यू दिया जा सके। तो असाइनमेंट को सबमिट कुछ इस फॉर्मेट पे करेंगे। आप बढ़िया से लिखो ना यार। आपका असाइनमेंट नंबर 1 देखो, इससे फायदा 2 है। एक तो एग्जाम निकलने का पूरा चांस रहेगा, और फेल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम पढ़े ही नहीं हो तो फेंक देना। ये देखो, बुक को देखोगे तो कोई नहीं मानेगा, बोले किसी और ने पढ़ा होगा, लेकिन उसको फेंक देना। ये देखो, मेहनत नहीं किया ना, बोलते ये लो। आपका मेहनत का ट्रू आप अपने साथ रहोगे, और जितना असाइनमेंट कम करोगे, और कोई बोलेगा कि क्या किए हो, फेंकोगे आप 4-5, तो मैं भी आ जाऊंगा फिर। ये देखो, ये वाला नहीं लिखा था, ये इसलिए फेल हुआ। ठीक है, तो घर में बताऊंगा फोन करके, लेकिन क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ये आपके मेहनत का हो रहेगा, और इसके आपको अपने ऊपर प्राउड होगा। किसी भी बैटल को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खुद पे प्राउड होना। नहीं तो नहीं हो पाओगे, नहीं जीत पाओगे। अब एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आप लोगों को, बस हर तरह से जाएंगे यार। ठीक है, एक स्टोरी, जनरल सा स्टोरी। देखो क्या था, एक किंग था, एक किंग था ये। ठीक है, ये किंग है कोई। इस किंग से 2 आर्टिस्ट मिले। सुनेंगे सबको, ये कुछ नहीं है, पढ़ाई का पार्ट है। 2 आर्टिस्ट मिले, पेंटर थे। एक पेंटर ने किंग के पास गया, बोला कि किंग ने एकदम बिल्कुल नया बिल्डिंग बनवाया, 2 नए वॉल बनवाए, आमने सामने दोनों वॉल थे। वो बोला कि सर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर पेंट करना चाहता हूँ। राजा को बोला कि महाराज मुझे यहाँ पर पेंटिंग करने का आप मौका दीजिए, और मैं आपको दुनिया की सबसे सुंदर चित्र बनाकर दूंगा। राजा बोला कि, राजा को भी काफ़ी पेंटिंग पे नॉलेज था, तो बोला कि ठीक है आप बनाओ, कि कल आ जाना बनाना। तो दूसरा चित्रकार भी आके बोला कि ये दुनिया की सबसे सुंदर चित्र बनाएंगे, ठीक है ये बोल रहे हैं, पर मैं ना तो उनके चित्र को देखे हुए, ना मैं उनके चित्र को देखूंगा भी नहीं। आप गार्ड लगा देना, बीच में दीवार के बीच में पर्दा लगा दो, मैं देखूंगा ही नहीं उनके तरफ, और मैं हूबहू वो जो बनाएंगे वही बना के आपको दिखाऊंगा। तो सोचा कैसे हो सकता है ये चीज, मतलब उसके माइंड से कैसे उसका माइंड मैच होगा। राजा बोला ठीक है, बोल रहे हैं तो खेलने देते हैं दोनों को। और बोला कि अगर गलत किया, इधर से उधर हुआ, तो फिर तू सोच ले, काल कोठरी भी है, सांप वाप भी रखा हुआ है। बोला नहीं मैं कर लूंगा। बोला ठीक है। दोनों लग गए, पूरा व्यवस्था किया गया, दोनों लग गए। पेंटिंग बन के तैयार हुआ, 1 महीने तक बनाए दोनों, पेंटिंग बन के तैयार हुआ। पहला वाला बना रहा था तो वो बहुत सारे इतने कलर्स ले आया, ये सारा चीज़ ले आया, बहुत सारे कलर्स लाया, वाटर कलर लाया, सब कुछ लाया, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाएंगे। और दूसरे वाले को रोज राजा देखता था, बोलता था कि वो क्या कर रहा है पता करना। तो वो क्या करता है, तो बाल्टी और एक कपड़ा उसको लेके आ जाता था रोज, एक बाल्टी में पानी और एक कपड़ा लेकर रोज आ जाता था। तो राजा बोला ये क्या बनाएगा इस बाल्टी और कपड़े से, और वो रोज बना रहा है। 1 महीना हो गया, सब कुछ हो गया, राजा गया देखा पहले वाले का, तो वो बहुत सच में वो दुनिया की सबसे सुंदर पेंटिंग बनाया था। तो राजा एकदम खुश हुआ, उसको बहुत पैसे दे दिया। अब दूसरे वाले की तरफ बढ़ा, लोग हंसने लगे कि वो तो रोज कपड़ा लेके जाता है। जैसे पर्दे को ऐसे गिराया गया, राजा जब दूसरे दीवार पे देखा तो एकदम चकित रह गया कि ये आदमी ना तो पेंट लाया ना कुछ लाया, पर सेम टू सेम बना के दिखाया है। उससे पूछा गया आपने ऐसा कैसे किया, तो बोला मैं क्या किया हूँ, सिर्फ और सिर्फ रोज दिन दीवार को घसा हूँ, इतना किया, इतना पॉलिश किया दीवार को कि ये दीवार हूबहू चमक गई। राजा खुश हुआ, उसको 2 गुना पैसा दिया, पहले आर्टिस्ट से ज्यादा 2 गुना पैसा दिया। अब इससे एक छोटा सा मैसेज है, ये जो पॉलिशिंग है ना, ये रिक्वायर्ड है। ये पॉलिशिंग, वो किताब के ऊपर जो लिखा है ना, उसको मैं इतना रगड़वाऊंगा कि आप वही लिख के आओ। ये पॉलिशिंग रिक्वायर्ड है।
या हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, और वो डिटर्मिनेशन कि मैं एग्जैक्ट उस चीज को कर लूंगा। ये छोटा सा मैसेज था कि किस तरह से आप किसी चीज को रेप्लिकेट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से। तो इधर उधर डाइग्रेस नहीं होना है। डेफिनेटली जो बुक में लिखा है एलन वर्मा में, वो आपके बुक के ऊपर आप अपने आंसर शीट पे लिखना सीख जाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवर्क और प्रैक्टिस से। 2-2.5 महीने की बात है, लग जाओ, इधर उधर बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। तो जिनको अच्छी लगी कहानी, ठीक है, कई लोग टाइम पास हुआ तो सुना देना यार आप भी 3-4 लोग को, ठीक है, अच्छी बात है। चलो, तो यार ये पहले तो क्या है, आपको असाइनमेंट को ध्यान रखना है, इस कॉपी को ध्यान रखना है, कैसे हम लोग सबमिट करेंगे। और आज जो बेसिक सीख रहे थे वो क्या था, इलस्ट्रेट, जो कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे ये थे। चलिए मैं टॉपिक के साथ 8 to 10 क्वेश्चन नोट डाउन करा रहा हूँ। यूट्यूब में भी जो सुन रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में वो भी लिख सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर आप इस क्वेश्चंस को लिखेंगे। फिजिकल फीचर ऑफ छत्तीसगढ़ में यहाँ पर लोकेशन और एक्सटेंशन पे तो एक क्वेश्चन दे दिया था मैंने, ठीक है। छत्तीसगढ़ की विस्तार लिख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की विस्तार और अवस्थिति को दर्शाइए, 4 मार्क्स में लिखना है क्वेश्चन को, ठीक है। छत्तीसगढ़ की अवस्थिति और विस्तार को दर्शाइए, क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला है उस लाइन को याद रखना। इलस्ट्रेट द लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम टॉपिक 2 जो कि आपका क्या है, रॉक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, रॉक टॉपिक के ऊपर 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। पहला लिखिए, एक्सप्लेन धारवाड़ रॉक, इंग्लिश मीडियम पहले लिखेंगे, एक्सप्लेन धारवाड़ रॉक एज अ मिनरल हब ऑफ छत्तीसगढ़। हिंदी मीडियम लिखेंगे, धारवाड़ चट्टानों को छत्तीसगढ़ के खनिज का सबसे बड़ा स्रोत के रूप में, छत्तीसगढ़ के खनिज के सबसे बड़े स्रोत के रूप में समझाइए, ठीक है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले गोंडवाना सेल समूह के विस्तार को दर्शाते हुए उनके महत्व पे चर्चा करें, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का। डिपिक्टिंग, इंग्लिश मीडियम, डिपिक्टिंग DIPICTING, डिपिक्टिंग द गोंडवाना रॉक सीरीज ऑफ छत्तीसगढ़ and explain their importance. Depict the Gondwana rock series and explain their importance. ठीक है, गोंडवाना और धारवाड़ दोनों अच्छे से करेंगे आप लोग, ये हर साल यहाँ से क्वेश्चन दिखता है। What is the importance of कडप्पा रॉक्स इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल का क्या महत्व है? वेट अ सेकेंड, कोई बाहर आया, एक मिनट देख लेना, चेक कर लेना। छत्तीसगढ़ में कडप्पा रॉक का क्या महत्व है, ठीक है। कडप्पा सेल का क्या महत्व है छत्तीसगढ़ में, उसको थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। जैसी चट्टानें पाई जाती, आपको जैसी चट्टान है वैसी ही मृदा और खनिज है। जैसी चट्टान है वैसी ही मृदा और खनिज है, ठीक है। इस वाक्य को समझाइए, इंग्लिश मीडियम लिखेंगे इसी को सेम, मृदा और खनिज बोला मैंने, ठीक है। रॉक डिसाइड्स द टाइप ऑफ मिनरल एंड सॉइल, डिस्कस। ये बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ चट्टानों पे क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे चलते हैं भौतिक विभाजन पे, ठीक है। भौतिक विभाजन पे एकदम जनरल क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ें और अच्छे समझें, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो भौतिक विभाजन आपके 4 अलग अलग पार्ट हैं, चारों पार्ट को आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर में लिखना है। 4 पार्ट हैं, कौन कौन से? पूर्वी बघेलखंड को लिखेंगे आप 150, मतलब आपका 100 मार्क्स में। पाट प्रदेश को लिखेंगे 100 मार्क्स में। महानदी बेसिन को लिखेंगे, महानदी बेसिन को दर्शाएंगे, लिखना नहीं, उसको दर्शाना है, दर्शाते हुए लिखिए, बड़ा होगा होने दो, ठीक है। अभी जाएगा, ऐसे तक भी जाएगा, जाने दो, कोई नहीं, इसको लिखना, लेकिन महानदी को और साथ ही साथ बस्तर को और दंडकारण्य को, ठीक है। ये चारों को लिखेंगे पहला। इसके बाद इसके अंदर जो छोटे रूप में लिखना है उसको लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स की तरह लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट के लिए पहला लिखिए केशकाल घाटी,
केशकाल वैली, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पहला केशकाल वैली, अब लिख देता हूं मैं केशकाल, शॉर्ट नोट किस किस पे लिखना है आपको, केशकाल वैली पे। दूसरा मेन पार्ट, ठीक है। तीसरा खुरसैल घाटी, खुरसैल वैली। ठीक है। चौथा मैकल रेंज, मैकल माउंटेन। पांचवा बैलाडीला, ठीक है। छठवां लिखिए बैलाडीला के बाद मांड और हसदेव घाटी, मांड एंड हसदेव वैली, हसदेव मांड घाटी। ठीक है। इसके बाद लिखिए लोरो, लोरो घाटी, लोरो वैली। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कुर्दर वैली, कुर्दर घाटी, ये आपका नया है, ठीक है। कुर्दर घाटी, कुर्दर वैली। सारे जगहों को अच्छे से और साथ ही साथ इनको, और अभी थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता रहा हूं, जो आप क्या करेंगे भौतिक विभाजन लिखेंगे तो उसको मैप भी अच्छे से प्रेजेंट करना, और भौतिक विभाजन में आप लोग क्या करना, अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वहाँ के खनिजों को भी डालना है। वहाँ पर देखो खनिज मेरे को पता है कि आप सब बना देंगे, कौन से खनिज मिलता है, आप ये भी बता देंगे कौन सी चट्टान मिलती है, ये सारा चीज़ तो आप बता देंगे, रॉक कौन सा है, मिनरल कौन सा है। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ आपके सबके आंसर में क्या दिखना चाहिए, ह्यूमन एस्पेक्ट दिखना चाहिए, मानव भूगोल वहाँ पर उतरना चाहिए आपके उस जगह पे, कि कैसी मानव बसावट है, ह्यूमन हैबिटेशन किस तरह का है, महानदी पे कैसा है, ऊपर वाले रीजन में कैसा है। ठीक है। प्रवसन भी दिखना चाहिए, माइग्रेशन पैटर्न क्या है वहां पर, ये सारी चीजों को डालना। साथ ही साथ क्लाइमेट को भी जरूर डालना, जलवायु को भी वहां पर अच्छे से डालना। क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन क्या क्या चीजों को आपको लिखना है, फिर मैं आपको सारा चीज सिखाऊंगा। ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या है आपका, नदियों पे है, ड्रेनेज पैटर्न पे। ठीक है। तो नदियों पे देखिए क्या है कि नदियों पे आप जनरल क्वेश्चन आएगा गोपद नदी वगैरह का, तो उसके बारे में आप लिख लोगे। ठीक है। नदियों को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो जिस नदियों को लिखने का तरीका है कि दो क्वेश्चन मैं आपको, तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीनों को लिखेंगे। ठीक है। तीनों पहला लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ द रिवर इंद्रावती इज लाइफ लाइन ऑफ बस्तर। इंद्रावती किस तरह से बस्तर की जीवन रेखा है, यह समझाना है आपको। दूसरा, महानदी, रिवर महानदी, रिवर महानदी नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट, इंग्लिश मीडियम पर लिखेंगे, रिवर महानदी नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट in the not only contribute in the economic and geography of Chhattisgarh but also in the cultural development in Chhattisgarh. हिंदी मीडियम। महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ की ना केवल आर्थिक और भौगोलिक ना केवल छत्तीसगढ़ के आर्थिक और भौगोलिक रूप से महत्व रखती है, अपितु या परंतु जो भी लिखना है, सांस्कृतिक विकास का भी केंद्र है। इस तरह से लिखेंगे। जनरल पैटर्न बनाओ क्वेश्चन, अभी जनरल बनाएंगे। ठीक है। असाइनमेंट में आपको प्रॉपर फॉर्मेट में क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अभी जनरल पैटर्न क्वेश्चन नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक दिन के अंदर लिखना है आपको। ठीक है। ड्रेनेज पे था। क्लाइमेट, अभी देखो दो क्वेश्चन क्लाइमेट से सीधा आया। पीएससी बोला कि देखो जल तो हम गिरवाएंगे साउथ ईस्ट से, पर अगर साउथ वेस्ट मिलोगे तो गलत करा देंगे। ठीक है। तो
एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन की थोड़ा सा डिस्प्यूट था, पीएससी की गलती है उस क्वेश्चन पे, लिटरली गलत है, उस दोनों क्वेश्चन को विलोपित होना चाहिए। एक विलोपित होना इज नॉट राइट, क्योंकि बच्चे ने पहला क्वेश्चन पढ़ा है और देखो डेफिनेटली क्या होगा, जो कूट वाला है वो हटेगा और दूसरा वाला सही होगा। जो साउथ वेस्ट मानसून है डेफिनेटली वो 100% ट्रू है, कूट वाले क्वेश्चन को शायद वो विलोपित करेंगे, पर उनको करना चाहिए दोनों को विलोपित, क्योंकि कूट वाले को देखकर ही कई लोगों ने क्या मारा है, साउथ ईस्ट। आदमी एक पेज में पढ़ेगा 3 क्वेश्चन पहले कि साउथ ईस्ट लेना है और उसके बाद वो कैसे साउथ वेस्ट मारेगा, तो ऐसे कई लोगों को होता है, पर उसका आंसर साउथ वेस्ट है, वो डेफिनेटली ट्रू है, पहला वाला कूट वाला गलत है, तो इसलिए दोनों को विलोपित होना चाहिए। ठीक है, खैर वो तो छत्तीसगढ़ पीएससी का है। आप लोग को क्या लिखना है लिखिए। छत्तीसगढ़ में वर्षा जो पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ रेनफॉल, ठीक है, तो वर्षा किस तरह से छत्तीसगढ़ में हो रही है उसको समझाना है। छत्तीसगढ़ में वर्षा को समझाइए। अब वर्षा समझाने की बात हुई है तो यहाँ पर अब ध्यान रखना, मैं बिल्कुल काट दूंगा जो अगर सिर्फ लिख के आएगा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मानसून से वर्षा होती है, मानसून को लिख के गए। ग्रीष्मकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा अलग अलग होती है, विंटर रेनफॉल भी होगा और समर रेनफॉल भी होगा, उन दोनों को समझाना है। दूसरा क्वेश्चन वर्षा पे ही लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो क्या है, वर्षा को अलग अलग केंद्र में किस तरह से उसका फैलाव है, विस्तार है। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है, वर्षा का वितरण, छत्तीसगढ़ में वर्षा के वितरण को समझाइए। ठीक है, तो वितरण कैसा बताओगे कि ऊपर के क्षेत्र में कैसा है, नीचे के क्षेत्र में कैसा है, मध्य क्षेत्र में कैसा है, तो वो सबको समझाना है। तो इसमें मुख्यतः वर्षा को पढ़ के जाना है। ठीक है, मैं बाकी ग्रीष्मकाल और वो सब आप पढ़िए, लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आपको लिखना है। इसके बाद आपका आता है मृदा, सॉइल। ठीक है, तो सॉइल में छोड़ दो, मत पढ़ो, कुछ मैं अपने तरफ से ही बोल रहा हूँ, मत पढ़ो। ठीक है, सॉइल पढ़ लेना, जनरल टॉपिक पढ़ लेना, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक आएगा। काली मिट्टी का महत्व लिख लो, चलो तो आप लोग को मन है तो लिख लो। छत्तीसगढ़ में काली एवं लाल पीली मिट्टी के महत्व को समझाइए, सब ज़्यादा जरूरत नहीं है, एग्जाम में पढ़ लेना ना, अभी यहाँ पे लिखवाने का, क्योंकि उसको आपको जनरल क्वेश्चन बनते हैं, आप डायरेक्ट लिख जाओगे, उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन को इधर उधर लेके नहीं जाना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं, सिलेबस की जो वेजिटेशन है वहाँ से, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन छत्तीसगढ़। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। इसमें देखो, पहली बात तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे ही आप क्या करोगे, छत्तीसगढ़ में वनों के महत्व को समझाइए। क्वेश्चन, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, उसको एक बार आप बताएंगे अच्छे से इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपका है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो लिखेंगे छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, आपका जो राजकीय पशु और पक्षी है उनको बचाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, विच ऑल स्टेप्स आर टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्टेट बर्ड एंड स्टेट एनिमल। ठीक है, ये दोनों को अच्छे से करना। इसके बाद इन्हीं मवेशियों से जोड़ते हैं, भले कि वो आपके कृषि से संबंधित है, इसमें डायरेक्ट नहीं है, पर 2 योजनाओं को पढ़ना है यहीं पर। आप वो वनों से नहीं है संबंधित, वो कृषि से संबंधित, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दो योजनाओं को पढ़ना। पहला योजना आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, गौधन न्याय योजना, उसको भी एक पढ़ेंगे यहाँ पर, और धेरसा विकास, धेरसा। ठीक है, पेय पदार्थ क्या नहीं है, याद आ रहा है धेरसा, तो वो धेरसा को याद रखना, फ्री में आया था ना, पेय पदार्थ क्या नहीं है। चलिए, इसके बाद इंदिरा वन मितान और महेंद्र कर्मा, तो वो सिलेबस में डाले ना हम यहाँ पर, इंदिरा वन मितान और महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा जो योजना आया है, ठीक है, वो दोनों योजना। इसके बाद छत्तीसगढ़ में लघु वन उत्पाद, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, छत्तीसगढ़ में लघु वन उत्पाद का संरक्षण और संवर्धन, द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन छत्तीसगढ़। कौन करता है, किस तरह से ये हो रहा है, नोडल एजेंसी कौन सी है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, किस तरह से हो रहा है, अभी उसमें क्या कदम उठाए गए हैं।
उसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में देखिए जो ज़्यादा इन सारे के सारे, मैं एक्चुअली बोलूँगा तीनों नेशनल पार्क को अच्छे से आप डिटेल में पढ़िए, तीनों नेशनल पार्क को, बाकी इसको देख लेना। और इसके लिए आप जो बुक्स फॉलो कर सकते हैं नेशनल पार्क वगैरह, तो वो है शिव अनुराग पटौरिया की 2000 आपका जो छत्तीसगढ़ की एक आती है वार्षिकी, उस वार्षिकी में एक बुक है, उस वार्षिकी बुक को लिखते हैं शिव अनुराग पटौरिया, और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है। दूसरा आप मेरा नोट्स देख सकते हैं, तो वहीं से था सेम टू सेम, तो वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, इनको जाना है, जो भी आपको अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना होगा या जो भी आप नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं, उसको टाइप करिए अपने लैपटॉप पे, एंटर करिए, तो उसके बारे में डिटेल खुलेगा। उसका पेज में जाना, विकिपीडिया में नहीं, उसी के पेज में जाना है, सबका पेज, उसमें बारे में जो भी डिटेल दिया होगा उसको लिख लेना एक जगह पे, वो हेल्प करेगा आपको। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कांगेर वैली का, अगर आप सर्च करोगे तो आपको सेम लाइन दिख जाएगा, ठीक है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के वहाँ पर भी ये मिलेगा, तो उसको आप वहाँ से थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट 2 पे। छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी बहुत पुरानी है, नई वाली आई नहीं है कुछ, ठीक है। तो वो बहुत पुरानी पॉलिसी है, तो नई पॉलिसी अब चालू ही नहीं हुई है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए छत्तीसगढ़ में 2 नए चीज़ें चालू जो किए गए हैं, उसमें क्या आपका लेमरू अभ्यारण्य, ठीक है। आप इसके आगे का जो ज्योग्राफी का पार्ट है ह्यूमन वाला, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा अभी इनिशियली स्टेप्स में धीरे चलेंगे, बाद में इसको तेज़ी से चलेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ हो तो बताओ। इवन यूट्यूब पे भी आज मैं अभी यहाँ पर आपको आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं, अभी आपको सिर्फ सिखाया है कि कैसे कीवर्ड्स को यूज़ करना है, कैसे प्रेजेंटेशन को आपको इम्प्रूव करना है और किस तरह से आप लेकर चलेंगे। इस आंसर्स को जो भी लिख रहे हैं वो प्रॉपरली सबमिट करेंगे जिस पैटर्न में बताया उस पैटर्न पे, ठीक है। और ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सो मैं किसी के लिए वेट नहीं करने वाला कि आपका क्या होगा कैसा होगा। दोज हु वांट टू रजिस्टर, आप पहले जल्दी रजिस्टर करिए और उसका जितना बेनिफिट ले सकते हैं आप उसको लेकर चलेंगे। सारे डेट्स एंड डिटेल्स आप पता कर सकते हैं जो भी हमारे डिस्क्रिप्शंस हैं उससे, और जो भी जुड़ना चाहते हैं डेफिनेटली वो जुड़ सकते हैं। आप लोग बताएंगे कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो। सौरभ कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम? नेहा हो जाएगा पक्का? चलो बताओ फिर, हो जाएगा तो एक आध क्वेश्चन का आंसर। खुरसेल वैली में क्या लिखोगे? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए खुरसेल घाटी 8 मार्क्स में लिखने के लिए, क्या लिखोगे? मैं जनरल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि खुरसेल घाटी जो है, खुरसेल वैली ऑफ छत्तीसगढ़, अगर इसको पूछ लेगा 8 मार्क्स में, तो आप क्या लिख कर रहोगे? 4 मार्क्स, 2 मार्क्स नहीं, 8 मार्क्स। हाँ, साल वन सागौन वन सबसे अच्छे मिलते हैं। टीक, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक्स फाउंड ऑफ छत्तीसगढ़ इज फाउंड इन खुरसेल वैली। और हाँ, मिट्टी से चालू करोगे। मुकेश? जनजाति वहाँ की जो मतलब घाटी में जैसे उसके साथ वहाँ की जनजाति, हाँ, मतलब जलवायु वगैरह के कारण से वहाँ की खुरसेल घाटी है, इसको भी वहाँ बता सकते हैं। अच्छा नया, हाँ हाँ, नहीं ठीक है, एक एक व्यू होता है ना। जब तक खुरसेल वैली आपको 8 नंबर पे पूछ लिया तो आप क्या करोगे? तो आंसर लिखने का वही है कि हमको क्या होता है कि आप लोग अपने गाय पढ़ के आए हैं, हमको गाय को ही लिखना है, पर हमको क्या करना है, गाय को 15 मार्क्स पे लिखना है। और पूछ दिया है क्या? पेड़ पे पूछ दिया, हम पढ़ के आए गाय, तो हम क्या लिख रहे हैं कि वहां एक पेड़ और पेड़ के नीचे गाय बैठी है और उस गाय की पूछ है, फिर शुरू गाय पे, पेड़ को ही भूल गए, तो वो आंसर नहीं होता। जो पूछा गया है उसको लिखना होता है, ठीक है। तो मिट्टी से नहीं, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला सौरभ। सबसे पहले हमको क्या बताना होगा, खुरसेल घाटी की अवस्थिति कहाँ पे है, वो है कहाँ पर एक्चुअल में, तो आप उसको बताओगे कि खुरसेल घाटी छत्तीसगढ़ के इस भाग में है, जैसे कि दर्शाया गया। वो मैप बनाते ही आपका आंसर, अब वहां पर आप मैप पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, खुरसेल घाटी बनाना है बस। एग्जामिनर को बताओ पता है हमको, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं बनाना है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बना दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर दर्शा के बताया कि अबुझमाड़ के, देखो कैसे बताएंगे,
कुर्सेल घाटी छत्तीसगढ़ के यहाँ पर अवस्थित है, जो कि अबूझमाड़ के उत्तर में है, महानदी के ईस्ट में है। अब कहाँ ज्योग्राफिकली गलत थोड़ी लिख रहे हो, ज्योग्राफी तो आप सही लिख रहे हो ना, तो आपको मार्क्स मिलेगा कि इसके उत्तर में है, उसके दक्षिण में है, इसके मध्य में, इसके यहाँ पर है, इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। मुख्यतः ये साल वनों के कारण आपका सागौन वनों के कारण जानी जाती है, और ये सागौन वनों से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को हेल्प करती है। इसके अलावा यहाँ पर निम्न जनजातियों का निवास स्थल है, और बहुत ही मनोरम यहाँ पर क्या है, अलग अलग जलप्रपात हैं। इन जंगलों में और इन जंगलों के विकास को भी लास्ट में लिख सकते हो कि कुर्सेल के महत्व को देखते हुए इनके विकास के कदम उठा सकते हैं और इनको एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। बन गया आंसर 8 मार्क्स। Kursel Valley lies in this part of Chhattisgarh, in the north of Abujmar, in the southeast of river Mahanadi. In this particular valley, the best quality of teaks is found, which has their own its economic values. We can develop this area as an economic tour or the economic or the tourist hub spots, seeing the various type of diversities which are present in those regions. बन गया 8 नंबर का आंसर। आंसर तभी बनेगा जब अंडरस्टैंडिंग होगी, और आधे लोग को 8 मार्क्स में 2 लाइन के बाद तीसरा लाइन में पेन नहीं हिलेगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगा। तो किसी भी आंसर को क्रिएट करना सीखना है और ज्योग्राफिकली करेक्ट क्रिएट करना है। ऐसे नहीं कि अब उसको जबरदस्ती का क्या कर रहे हैं, रायपुर से 25 किलोमीटर दूर से फिर आपको दक्षिण की ओर मुड़ जाइए, फिर 70 किलोमीटर नीचे जाइए तो कुर्सेल आता है, तो फिर तो उतने में तो आपको 0 मिल जाएगा, वो आएगा ही नहीं 70 किलोमीटर नीचे, बोलेगा यहीं पर 0 तो उसको हटाओ। तो ज्योग्राफिकली कैसे करेक्ट होगा, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे मेट करेंगे, इसको हमको समझना क्लियर है। तो इसको देखते हुए चालू करेंगे। पहले इस असाइनमेंट को कल करेंगे, कल हम लोग इस असाइनमेंट पे जितने क्वेश्चन है इसके थ्रू छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को खत्म करेंगे और कल खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी खत्म। हाँ भाई लोग जो सो रहे हैं 1 महीने बाद कल ही खत्म हो जाएगा, तो आप लोग देखो मैं यही बोल रहा हूँ, किसी को नहीं, अब ठीक है डेफिनेटली जहाँ से पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप पिक करो अपने आप को। अभी ज्योग्राफी कब पढ़े हो, छत्तीसगढ़ का अभी जस्ट फ्री में पढ़े, आपको सब कुछ याद है, लिखो खत्म करो। क्या मतलब है टाइम पास करने का उसको, कि अभी फिर से पंख निकलेगा, फिर उड़ेंगे, फिर पता नहीं। अभी बेवजह का सोशियोलॉजी फिलॉसफी पे बहुत ध्यान मत दो, जो रैपअप कर सकते हो फर्स्ट मंथ, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो अभी 1 महीने में जितना कवर करते हो करो, उसके बाद जाएंगे सोशियोलॉजी फिलॉसफी पे, वहाँ पर ज़्यादा टाइम देना है देंगे, लेकिन जो ईजी सब्जेक्ट उसको जल्दी जल्दी खत्म कर लो, जो आपने अभी रिसेंट पढ़ा है, ठीक है, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। किसी को डाउट, खत्म करें सेशन, ठीक है, थैंक यू ऑल।